अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबियना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बअद व औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी ख़वातीनो हजरात, अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से मैं आपके सामने असदुद्दीन अवैसी साहब के ताल्लुक से कुछ और हकीकतें रखना चाहता हूं, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान इनको अपना हमदर्द समझते हैं। बहुत सारे मुसलमान इनको अपना रहबर, अपना लीडर समझते हैं और इनके मोहब्बत में अंधे होकर के इनके खिलाफ जर्रा बराबर भी कोई बात सुनना पसंद नहीं करते। तो मैं चाहता हूं कि असदुद्दीन अवैसी के ताल्लुक से कि क्या असदुद्दीन अवैसी मुसलमानों के हमदर्द हैं या मुसलमानों के सर के दर्द हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब क्या मुसलमानों के हमदर्द हैं या उनके सरदर्द हैं। मैं कुछ वीडियो आपको दिखाना चाहूंगा कदम कदम पर, ताकि आप उन वीडियो को देख करके, उन बयानात को देख करके उन्हीं के जुबानी आप ये समझ सकते हैं कि असदुद्दीन अवैसी ये मुसलमानों के हमदर्द नहीं हो सकते, बल्कि ये मुसलमानों के सरदर्द हो सकते हैं और हो रहे हैं। मैं वो तमाम वीडियो आपके सामने रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक बात और सच बात कहने की तौफीक अता फरमाए, और जो हमसे लफ्जी तौर पर कहने में खताएं हों अल्लाह तबारक व तआला उसको माफ फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, जैसा कि आप जानते हैं कि असदुद्दीन अवैसी साहब हीरा ग्रुप कंपनी के सख्त मुखालिफ हैं, नवेरा शेख के बड़े दुश्मन हैं। इनके अंदर हसद पाई जाती है, ये अपनी जाति दुश्मनी के बिना पर ये सारा कुछ कर रहे हैं। और इसी तरह से ये मुसलमानों को कितना बड़ा धोखा दे रहे हैं वो भी मैं आपके सामने दिखाता हूं कि वो किस तरह से धोखा दे रहे हैं। एक मर्तबा मीडिया वालों ने उनसे सवाल किया, जब वो वोट लेने के लिए आवाम के अंदर घूम रहे थे, तो उसमें जो है मीडिया वालों ने लोगों से सवाल किया, पूछा कि असदुद्दीन अवैसी साहब को क्या आप लोग पीएम देखना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनना देखना चाहते हैं। तो सारे लोगों ने, औरत हो या मर्द, सभी ने कहा कि हां, इंशाअल्लाह हम इनको पीएम देखना चाहते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ देखना चाहते हैं। तो मीडिया वाले ने असदुद्दीन अवैसी साहब से पूछा कि लोग तो आपको प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर देखना चाहते हैं। तो अवैसी साहब ने जवाब दिया, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक है, कोई काम इतनी जल्दी नहीं होगा। फिर मीडिया वाले ने पूछा, जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन कभी एक दिन हम आपको उस मंत्री के कुर्सी पर देख सकते हैं। तो अवैसी साहब ने जवाब दिया, मेरा मंत्री बनने का मकसद नहीं है जिंदगी का। फिर मीडिया ने कहा, लेकिन सरकार में होंगे, आप बड़े मंत्री अगर बनेंगे, प्राइम मिनिस्टर के कुर्सी पर अगर होंगे, तो आप लोगों के लिए
ज्यादा से ज्यादा काम कर सकेंगे। तो अवैसी साहब ने कहा ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको उनकी वो वीडियो दिखाना चाहूंगा जिसमें इस मीडिया वाले ने उनसे सवाल किया कि आपको लोग तो प्राइम मिनिस्टर बनता हुआ देखना चाहते हैं, उसकी कुर्सी पर बैठे रहना देखना चाहते हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर बने, और इसीलिए लोग जो है कसरत के साथ असदुद्दीन अवैसी के साथ जुड़ रहे हैं और उनको अपना रहबर समझ रहे हैं, अपना रहनुमा समझ रहे हैं, अपना हमदर्द समझ रहे हैं कि ये शख्स हमारे लिए आगे चल करके अच्छा से अच्छा काम करेगा। तो देखिए, पहले इनके बयान सुनिए। पीएम बनते देखना चाहती हैं? देखिए, लोग तो चाह रहे हैं कि आप वहां तक पहुंचे। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक है। तो आप हैदराबाद से बाहर नहीं जाएंगे? हैदराबाद से बाहर 3 जगह पर लड़ रहे हैं, औरंगाबाद में, किशनगंज में, और यहाँ टीआरएस सपोर्ट कर रहे हैं, आंध्रा में जगन के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। तो कोई काम इतनी जल्दी नहीं हो जाएगा। आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। चलावा, लोगों से मिलने दो भाई, लोगों से मुलाकात करना भी है। जल्दी तो नहीं होगा, लेकिन कभी एक दिन हम देख सकते हैं उस कुर्सी पे। वो नहीं, मेरा मंत्री, देखिए ये सब चीजें हमारा मकसद ही नहीं है जिंदगी का। पार्टी को मजबूत करना है, ऑर्गेनाइजेशन को नहीं, लेकिन सरकार में होंगे तो ज्यादा लोगों के लिए काम कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, आपने सुना कि इनका मकसद क्या है। जो ये झारखंड में, किशनगंज में, औरंगाबाद में और दीगर मुकामात पर जो ये दौड़ रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं, मुसलमानों को अपने फेवर में ले रहे हैं, इनका मकसद क्या है। जब इनको प्राइम मिनिस्टर नहीं बनना है, बड़े मंत्री के कुर्सी पर नहीं बैठना है और लोगों के लिए काम नहीं करना है, तो फिर इनका मकसद क्या है। इससे तो यही जाहिर होता है कि ये दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि ये दूसरी पार्टी को फायदा पहुंचाना चाहते हैं। इनका मकसद ऊंचाई पर जाना नहीं है, जैसा कि इन्होंने खुद कहा है। इससे आप अंदाजा लगाइए। और इनकी पोल को इन्होंने जो छुपा रखा है, जाहिर नहीं कर रहे हैं अपने आप को, तो इन्होंने दिल्ली का सीएम केजरीवाल ने इनके पर्दे को फाश किया है कि ये किसके लिए काम कर रहे हैं। यह भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो है असदुद्दीन अवैसी साहब, ये मुसलमानों के लिए काम नहीं कर रहे हैं। ये मुसलमानों का सिर्फ दिगर मुकामात पर जाकर के ये उनके वोट को काट रहे हैं और मुसलमान हैं कि समझ रहे हैं कि ये हमारे लीडर हैं, हमारे रहबर हैं, हमारे रहनुमा हैं, ये हमारे हमदर्द हैं। ये इस गलतफहमी में इनके पीछे पड़े हुए हैं ये मुसलमान। तो मुसलमानों को चाहिए कि वो अपने आंखों पर जो काला चश्मा लगा हुआ है मोहब्बत का, उसको उतार फेंकें और इनकी हकीकत को जानने की कोशिश करें। इस वीडियो को देखने के बाद अगर किसी की आंख नहीं खुलती है तो उससे बड़ा गुमराह कोई नहीं होगा। मैं केजरीवाल के बयान को दिखाता हूं। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, जो बहुत लोगों ने पूछा है कि ये यतिन ओझा की चिट्ठी के बारे में क्या मीडिया लिख रही है, मतलब ये हो क्या रहा है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक सीनियर एडवोकेट हैं गुजरात के, श्री यतिन ओझा। कहा जाता है कि वो अमित शाह जी के बहुत नजदीकी माने जाते हैं। अमित शाह जी के कई केसेस उन्होंने किए हैं और कई सालों से वो अमित शाह जी के एक तरह से राइट हैंड मैन माने जाते हैं। उन्होंने मुझे कुछ दिन पहले एक चिट्ठी लिखी। ये वो चिट्ठी है। इस चिट्ठी में उन्होंने मुझे लिखा है, I would like to draw your attention about the meeting that took place between Shri Amit Shah and Shri Akbaruddin Owaisi
at Shri Amit Shah's residence at 3 a.m. on the morning of 15 September 2015 कि 15 सितंबर 2015 की रात को 3 बजे अमित शाह जी के घर पे अमित शाह जी और अकबरुद्दीन ओवैसी के बीच में मीटिंग हुई। आई वॉज प्रेजेंट इन द सेड मीटिंग। ओझा जी कह रहे हैं कि वो मौजूद थे मीटिंग में। अ डिटेल्ड डिस्कशन टुक प्लेस and it was agreed that Shri Owaisi shall field his candidates in Bihar, particularly in the Muslim belt that was to go to polls on 5th of November कि बिहार में जो चुनाव होने वाले थे, अमित शाह जी ने ओवैसी साहब को कहा कि सारे मुस्लिम सीट्स के ऊपर आप अपने कैंडिडेट्स खड़े कीजिए। It was also decided that Shri Owaisi will vomit poisonous communal speech, the script of which shall be written by Shri Amit Shah, which may have potentiality to result in communal divide in the society. It was decided in the meeting that BJP and Shri Owaisi would stand as strong opponents of each other before the people, but Shri Owaisi would only speak on dotted lines as decided by BJP. Shri Owaisi will take strong communal line and his speech would create an atmosphere of hatred resulting in communal tension. The present speech delivered by Shri Owaisi in Hyderabad to extend his help and support to IS operatives also appears to be a part of aforesaid strategy. तो ये उन्होंने चिट्ठी लिखी थी जिसको सोशल मीडिया में भी आई और सब लोगों के सामने है। अब मुझे नहीं पता ये सच है क्या है। अगर ये सच है तो बहुत ही खतरनाक है। तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, आपने देखा यह सबूत उन लोगों के लिए काफी है जो लोग आंख बंद करके असदुद्दीन ओवैसी को अपना हमदर्द समझते हैं। केजरीवाल ने यह साबित किया कि यह शख्स जो है दूसरे पार्टी के लिए काम कर रहा है। अगर इनको मुसलमानों के लिए काम करना होता तो ये कहते कि इंशाअल्लाह हम प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर पहुंचेंगे और पहुंच करके लोगों के लिए काम करेंगे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, हम तमाम लोगों के लिए काम करेंगे जो उनके लिए भलाई होगा, जो उनके लिए अच्छाई वाला काम होगा। हम उनके लिए तमाम अच्छे काम करेंगे, यह होना चाहिए। लेकिन यह शख्स जो है पूरे मुसलमानों को गुमराह कर रहा है। इसी तरह से अपने इलाके में जो शख्स सिर्फ इलेक्शन के वक्त वोट मांगने जाता हो और उससे पहले उनकी खबर लेने कभी नहीं जाता हो, वह शख्स दूर के इलाके में कैसे लोगों की खबर लेने के लिए जा सकता है। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कुछ वीडियो उन्हीं के इलाके में, जब वो वोट लेने के लिए गश्त कर रहे थे गलियों में, रोडों पर, अपने शहर में, तो एक इलाके में पहुंचे जहां पर उस शख्स ने कहा कि क्या साहब, जब आपके बारे में हम जानने के लिए जाते हैं, आपसे मुलाकात करने के लिए जाते हैं, तो कहा जाता है कि वो नहीं है, और आप तो जब इलेक्शन का वक्त आता है, वोट लेने का वक्त आता है, तब आप दिखाई देते हैं हमारे इलाके में, उससे पहले आप नहीं आते। देखिए उस शख्स की शिकायत सुनिए। वतन का निशान है। वोट मांगते हुए ओवैसी सबसे दुआ सलाम करते जा रहे थे। बेशक भरपूर इस्तकबाल था, लेकिन कुछ नाराजगी भी थी। क्या है साहब, आप वोटिंग के लिए आते हैं, तो भी नहीं आते हैं। आ रहे आएंगे, पाशा आएंगे, चलो बिल्कुल आएंगे, फिक्र मत करिए आप। तकलीफ दूर करने का भरोसा देकर ओवैसी तो अपने दल बल के साथ आगे बढ़ गए, लेकिन हम थोड़ा सा रुक गए, उस शख्स से बात की जिसने ओवैसी से सवाल पूछा था, शिकायत की थी। ओवैसी साहब आते हैं? नहीं, कभी नहीं देखा साहब। अब इलेक्शन के टाइम पे अभी शक्ल दिखी है उनकी, इलेक्शन के टाइम शक्ल दिख रही है, बस इलेक्शन के टाइम पे दिखते। कभी गया तो मिलने हुआ तो बोलते नहीं है बोलते। तो मेरा जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, आपने देखा ये लोग सिर्फ वोट लेने के लिए लोगों के पास जाते हैं,
उससे पहले उन लोगों की खबर लेने नहीं जाते हैं। कितना साफ हो वो शख्स अपने अल्फाज में ये कह रहा है, और ये कह रहे हैं आएंगे आएंगे आपकी तकलीफ को दूर करेंगे। ऐसे लीडर जो अपने इलाके के उन लोगों की खबर नहीं ले सकता, तो वो किशनगंज और झारखंड इतने दूर दूर मकामात पर कैसे जाकर के उनकी खबर ले सकता है? सोचने की बात है। इसी तरह से कुछ औरतों ने भी शिकायत की कि इनको बुला रहे थे, ये जल्दी जल्दी चले गए, हमारे बुलाने पर नहीं आए, जबकि हमारे यहां नलों में पानी साफ सुथरा नहीं आता, सफाई नहीं होती, और इसी तरह से चरसी लोग इधर आकर के उल्टा सीधा बोलते हैं, और यहां पर सफाई नहीं है, सांप वगैरह आते हैं, तो यहां पर ये ख्याल नहीं रखते, ध्यान नहीं देते। मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह औरतें भी शिकायत कर रही हैं। यहाँ पे 4-4 दिन झाड़ू नहीं होता, और ये सांप निकल रहे हैं यहाँ पे सांप निकल रहे हैं। जी हाँ, पास पीने वाले पी के आते, इधर गंजड़ियाँ आते, बहुत ऐसा रातों को। तो आपने बोला ओवैसी साहब को? नहीं, अब चले गए ना, जल्दी जल्दी पुकारे तो नहीं सुने, जल्दी में चले गए। जंगल से सांप आ रहे हैं बाबा बस्ती में, और जो सब नला में पानी सही नहीं, अपने क्या बोलते सुमा गली देखो, बल्दिया वाले नहीं आते। वोट उनको। मेरे दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, आपने देखा जो शख्स अपने इलाके के लोगों की खबर नहीं ले सकता, वो दूर के इलाके में जा करके उन लोगों की खबर कैसे ले सकता है? सोचने की बात है। इसी तरह से एक मौलवी साहब हैं, वो क्या कहते हैं असदुद्दीन अवैसी कौम के रहबर हैं। MIM पार्टी ये मुसलमानों की पार्टी है, और इस तरह से उसकी तारीफ कर रहे हैं। वो भी मैं दिखाना चाहूंगा कि किस तरह से कह रहे हैं। देखिए कि कौम के रहबर अगर हिंदुस्तान के अंदर अगर कोई है तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और MIM पार्टी है। तो मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, आपने देखा कि किस तरह से ये एडवर्टाइज किया जाता है कि आज के दौर में असदुद्दीन अवैसी साहब की पार्टी मुसलमानों के लिए बेहतरीन पार्टी है, और असदुद्दीन अवैसी साहब मुसलमानों के रहबर हैं, हमदर्द हैं। इस तरह से बढ़ा चढ़ा करके बताया जाता है ताकि लोग उन पर एतमाद करें और यकीन रखें और उन्हीं को वोट दें। बताइए, रहबर कौन होता है? जिसको दीन और दुनिया का सही इल्म हो, और असदुद्दीन अवैसी साहब के पास न सही दीन का इल्म है न सही दुनिया का इल्म है। इसीलिए वो कदम कदम पर शिर्क भी करते हैं, कदम कदम पर झूठ भी बोलते हैं, और इस तरह से लोगों से सिर्फ वोट लेने की कोशिश करते हैं। इसी तरह से एक और मुसलमान जो उन्हीं के इलाके का रहने वाला है, उसने इनका पर्दाफाश किया है, इनके बारे में ऐसी ऐसी बातें जाहिर किया है कि वो बातें भी उन मुसलमानों के लिए इबरत लेने की जरूरत है। वो मुसलमान इसकी बातों से इबरत लें, नसीहत लें और सुधरें अपने आप को और सुधारें। वो शख्स उन्हीं के इलाके का रहने वाला उनके पर्दे को फाश कर रहा है कि वो कब्रिस्तान माफिया हैं, मुर्दा माफिया हैं, और इस तरीके से वो बहुत सारे ब्लैकमेल करते हैं लोगों को। देखिए, और तुम पेपर फाड़ के हीरो बनते हो। तुम बताए पार्लियामेंट में कि तुमने जो 100 करोड़ लिया था उसका हिसाब ही नहीं दिया। अब नहीं दिया तो दोबारा मिलेंगे ही नहीं पैसे, तो तुम्हारे बाप की जागीर है वो। हमने तुमको जिताया इसीलिए कि तुम 100 करोड़ कहीं दबा दो और जो ना 100 करोड़ का हिसाब मत दो, और बाकी के जो 5-4 साल के और 400 करोड़ वो हमें ना मिले। बीइंग ए पार्लियामेंटेरियन, तुम्हारे बारे में लोग बहुत बड़ी गलतफहमी में है। क्यों? मिनिस्ट्री मीडिया तुमको जो ना हीरो बना के बता रही है, लेकिन तुम हीरो नहीं हो, तुम विलन हो, सारे देश के विलन हो। मैं सारी भारत की सारी जनता से, हिंदुस्तान की सारी जनता से एक बात बोलूंगा, देश हित में अगर खड़े ना है, काम करना है, तो असदुद्दीन अवैसी जैसे और दूसरी कौमों में इनके जैसे जहर फैलाने वालों से बचे, तभी हमारा देश बच पाए। दोस्तों और भाइयों, इस तरीके से अपने इलाके में बड़े बड़े कमिश्नरों को, बड़े बड़े जो ओहदे पर बैठे हुए हैं, उन लोगों को ये ब्लैकमेल करते हैं, उनके ऊपर दबाव डाल करके अपनी बात को मनवाते हैं। इसी तरह से आगे भी देखिए ये शख्स किस तरह से असदुद्दीन अवैसी की पोल खोल रहा है। देखिए,
और एक कमिश्नर। इन लोगों को मैं खुली बात बोल रहा हूं, इन लोगों को एक तरह से प्रेशराइज किया जाता है अपनी गंदी पॉलिटिकल गेन्स को और अपने माइलेज को हासिल करने के लिए, जहां पर खबरस्तान, शमशान घाट की जमीन है, खबरस्तान की जमीन है, तालाबों की जमीन है, और मुर्दों को बड़े बड़े हॉस्पिटल से ना मुर्दों को, मर्द आदमी की लाश 5 लाख में, औरत की 20 लाख में कहां पर दी जाएगी? ये सुना जाता है। तहकीक आप लोग कराएं कि भाई लड़की की, लेडीज की लाश होगी तो 20 लाख में किसको देंगे? गायनेकोलॉजिस्ट को देंगे। वो 6-8 लड़कियां मिलकर गायनेकोलॉजिस्ट उसके ऊपर रिसर्च करेंगी। भाई ये मुर्दा माफिया, लैंड माफिया, खबरस्तान माफिया, शमशान घाट माफिया, ये सब माफिया तो चला रहे हो तुम। फिर तुम अपने आप को दाढ़ी रख करके बड़े शरीफ मुसलमान बनते हो, सिर पर तुम जो है ना टोपी रखते हो, उस पर जो अल्लाह के रसूल के जूते की नाल रखते हो। क्या कभी अल्लाह के रसूल ने बोला कि मेरी जो जूती है उसकी पिक्चर बना के सिर पर लगाओ? किसको बेवकूफ बना रहा? भाई मैं भी मुसलमान हूं, तेरे उतनी बड़ी दाढ़ी नहीं है मेरे पास, लेकिन ईमान तेरे से मजबूत है और हलाल खाता हूं, किसी पे जुल्म नहीं करता, किसी को तकलीफ नहीं देता। तो तुम भी वही करो। के बारे में मैंने जो बोला था, देश की सीमा, नागरिकता संशोधन जो बिल है, उस पे जो बहस हो रही है, उसमें कहीं न कहीं गृह मंत्री स्पष्ट कर चुके हैं और असदुद्दीन ओवैसी जो है बहुत बैरिस्टर बताते हैं, पढ़े लिखे हैं, कानून की जानकारी रखते हैं, और उन्होंने जो है कल जो है अपनी तरफ खींचने की एक्टर है बहुत बड़ा, लीडर नहीं। लोकसभा में जो लीडर वो होता है जो लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट करे। वो हरामजादा हैदराबाद के लोगों को तो लीड नहीं करता। मुझे अयोध्या की बाबरी मस्जिद दो, 11 तारीख को बोलता है कि जो है ना मैं और संदीप जो है हम मानेंगे, 13 तारीख को अपनी बात से मुकर जाता है। दीन इस्लाम में तो ऐसे आदमी को लानत भेजी गई है जो वादा करके वादे से पलट जाए। भाई असद अवैसी तुझे हमने इसलिए जिताया कि तू बाबरी मस्जिद की बात करे, चार मीनार की बात क्यों नहीं करता? भाई तू भाग्य लक्ष्मी मंदिर गैर कानूनी हटाओ बोलता, हम बोलते हैं कि भाग्य लक्ष्मी मंदिर वहां पे रहे, क्योंकि अगर वो हटेगी तो फिर एक दूसरे के दिलों में मोहब्बत नहीं, नफरत आएगी। हमको तकलीफ नहीं है, तुझे क्यों तकलीफ है? तुझे क्यों तकलीफ है बे? तू 32 साल पहले जो बीजेपी नहीं थी, उस जमाने से तेरे बाप के दौर से जो ना वो मस्जिद बंद रखी तुमने, तुम खोलो पहले। वो हैदराबाद की 102 से ज्यादा मस्जिदें सुना जाता है कि बंद है, तू क्यों नहीं खुलाता बे? तू तो जो टीआरएस पार्टी है उसको तो तूने एक तरह से ब्लैकमेल कर रखा है। पुलिस के आईपीएस ऑफिसरों को, आईपीएस ऑफिसर, आईएएस ऑफिसर जो जिनकी वजह से इनको ब्यूरोक्रेट्स की वजह से देश चलता है, इनको मजबूर कर रखा है सालों ने, नाक में दम कर रखा है। ये लैंड ग्रैबर आता है, ये कहीं तालाब की जमीन कब्जा करता है तो ये इनका आदमी फोन करता है, साहब ने बोला कि उसको छोड़ा दो, इनको छोड़ दिया। ये आता है खबरस्तान का जो ना जमीन खाता है, साहब ने बोला छोड़ दो, छोड़ दिया। अबे फिर पुलिस वाले करेंगे क्या? एक आईपीएस ऑफिसर बना है, उसने अपनी जिंदगी में कुछ उसूल, मूल्य सिद्धांत बनाए हैं, उसके मूल्य सिद्धांत तो कचरे के डब्बे में जा रहे हैं। अरे उसको उसकी ड्यूटी करने दो ना। बाद में असदुद्दीन ओवैसी के 7 हल्कों में नॉन मुस्लिम हिंदू लोग, नॉन मुस्लिम समझ लो, उनमें से एक हल्के से किसी के 50,000 निकल दिए, किसी के 40,000 निकले, किसी के 30,000 निकल दिए। भाई क्यों? भाई एक इस्लामी मुल्क है हिंदुस्तान, तुम्हारे बाप की जागीर है, ये क्या गेम खेल रहे हो तुम? तुम्हारी अपनी पार्टी के ऑफिसों में बैठ के तुम नाम कटा रहे हो लोगों के। मैं 2015 से मैं जो है ना इनकी गलत पॉलिसी के खिलाफ बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि भाई इनको एक्सपोज किया जाए, इनको बिठाया जाता है। जब हम बोलते हैं भाई इनके बारे में, ओ असद ओवैसी के बारे में, नहीं, क्यों भाई? दामाद है तुम्हारा? कौन है असद ओवैसी? एक तरह से मेरे अपने नजरिए से देशद्रोही हो गया हूं। कैसे? अगर जमीर है तो बार बार मोदी, योगी और अमित शाह कर करके तो तुमने पैसे बना लिए 2 लाख करोड़, तुमको हिसाब देना चाहिए। एक ग्राफ बताता हूं भाई पूरे को। हिंदुस्तान में एक अजीबोगरीब एमपी है असदुद्दीन ओवैसी, जो किराए के घर में रह के आज 2 लाख करोड़ का मालिक है, ये सुना जाता है। अब वो कैसे हो गया भाई? एक ऐसा शख्स जो प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ए.के. गुजराल, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर देवे गौड़ा, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर चंद्रशेखर आजाद और मौजूदा प्राइम मिनिस्टर मोदी जी, नहीं चंद्रशेखर मोदी जी, इन 7 प्राइम मिनिस्टर्स की कुल संपत्ति को मिलाकर के अगर एक साइड रख दिया जाए और असदुद्दीन ओवैसी की संपत्ति को निकाल करके एक साइड रख दिया जाए तो असदुद्दीन ओवैसी सबसे अमीर है और ये गरीब है। तो ये कहां से कौन सी बूटी मिल गई तुमको? हाँ, अब बोलिए, ये खुद का विकास किया है इन्होंने, वो तो बताते हैं। हो गया? तो मोदी जी से मेरी हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट है, मोदी जी आपसे और आपकी इंटेलिजेंस एजेंसी अपने एनआईए और सीबीआई से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि दुनिया में लोग ये बोल रहे हैं कि असदुद्दीन ओवैसी खास आदमी है मोदी जी के। अगर मोदी जी देश को अगर भ्रष्टाचार मुक्त बनाना है तो एक शुरुआत असदुद्दीन ओवैसी के भी घर से, कि उनकी जितनी भी संपत्ति मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी और एसेट्स की है उसका पूरा हिसाब किया जाए और सारी खुर्क की जाए, क्योंकि ये देश की धरोहर है, देश की संपत्ति है, देश की जनता के लिए इस्तेमाल किया जाए। असदुद्दीन ओवैसी मुसलमान है करके सिर्फ मुसलमानों को न दिया जाए, बल्कि हैदराबाद के जितने भी लोग हैं उन पर लगाई जाए तकरीबन 2 लाख करोड़, और बचने के बाद दूसरों को भी फायदा पहुंचाया जाए, क्योंकि इन्होंने हैदराबाद की आवाम का सुकून खराब किया है। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, आपने देखा कि इस शख्स के ऊपर इतने इल्जामात लगाए। इस शख्स ने असदुद्दीन ओवैसी के इलाके का रहने वाला शख्स है,
ये अच्छी तरह से वाकिफ है इनकी हरकतों से, और ये बता रहा है कि ये कब्रिस्तान माफिया हैं, मुर्दा माफिया हैं, और इस तरह से बड़े बड़े ओहदे पर जो फाइज हैं उन सब के ऊपर ये दबाव डालते हैं अपनी बात को मनवाने के लिए। जो ये कहते हैं वही वो करते हैं, मजबूर होकर के करते हैं। आज देख लीजिए जो हीरा गोल्ड कंपनी की जो हालत हुई है वो इन्हीं की बदौलत हुई है। आज डेट पर डेट क्यों मिलता जा रहा है? इसकी बड़ी जो साजिशें हैं वो इन्हीं की करता है। यही साजिशें कर करके उसकी डेट को आगे पीछे कर रहे हैं, और बड़े बड़े ओहदे पर जो बैठे हुए हैं उनके ऊपर ये दबाव डाल करके इस तरीके से डेट को बढ़वा रहे हैं। तो ऐसे लोग ब्लैकमेलर भी हैं, ऐसे लोग बहुत बड़े बड़े माफिया का भी काम करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला इनको हिदायत दे मरने से पहले पहले। ये मुसलमानों के हमदर्द नहीं हो सकते। अगर मुसलमानों के हमदर्द होते तो 2 लाख से ज्यादा इन्वेस्टर जो हीरा गोल्ड कंपनी के अंदर परेशान हाल हैं, ये उनके साथ हमदर्दी दिखाते। चले हैं ये झारखंड और किशनगंज और न जाने किस किस मुकामात पर ये चले हैं मुसलमानों के साथ हमदर्दी दिखाने। पहले अपने इलाके में जो मुसलमान 2 लाख से ज्यादा परेशान हाल हैं उनके साथ तो हमदर्दी दिखाएं, फिर हम जानेंगे कि हां ये मुसलमानों के हमदर्द हैं। मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, ये मुसलमानों के हमदर्द नहीं है बल्कि ये उनके सरदर्द हैं। असदुद्दीन अवैसी साहब ने इस तरीके से मुसलमानों के सर के दर्द को बढ़ाया है। इनके साथ हमदर्दी क्यों नहीं करते? देखिए, और बहुत सारी चीजें यहाँ पे आई और हमने इनके दिल की बात करने की कोशिश करी और कोशिश करने के बाद में हमने ये इस नतीजे पे पहुंचे। और साथ ही साथ जो कंप्लेंटर हैं वो भी इनके साथी हैं, वो कोई गैर नहीं है, वो भी इनके साथी है। उनकी भी हम टोटली कोशिश करेंगे। जब मैं हैदराबाद गया था और अपना तिरुपति चित्तूर गया था, वहाँ पे मैंने कोशिश करा कि उनके दिल की क्या बात है। तो हर एक के दिल से मेरे को एक बात एक शायर ने कहा था कि आप कोई मिलके तदबीर सोचें, सुख के ख्वाबों की ताबीर सोचें, जो तेरा है वही गम है मेरा। तो बातें सब एक जैसी है, तो इनका जब गम भी एक ही है, सब कुछ जब एक ही चीज है तो ये अलग अलग क्यों है। तो मैं अपने लिमरा टाइम से मैं चांद आप लोगों को मैसेज दूंगा कि जो मतलब लोग हैं जो यहाँ पे हमारे मतलब मिल्लत के मिल्लत के और जो भी कहते हैं जो हम दर्दमंद हैं, हम मिल्लत के लिए सब करने वाले हैं, तो मेरी उनसे मतलब एक अपील है कि आए और कोई एक बीच का रास्ता निकाले ताकि जो ये लोग परेशान हैं, उनकी परेशानी का कोई हल निकाले। लिमरा टाइम से मैं चांद, आप आगे के अपडेट बने रहिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं नाहिरा शेख को 15 साल से जानती हूँ। उसने मेरे कित्ते को एहसान किया, मेरे तकलीफों को आसान करे, मेरे कित्ते की मदद करे, मेरे घर के खर्च फिटने के लिए पैसे भी एहसान करे, मुझे उम्रे को भी भेज दिए, उम्रा भी कराए, मुझे कित्ते की तकलीफों को दूर करे वो औरत। आज उनकी मुसीबत में रहने से हमें बहुत तकलीफ होती है। देखिए, AIM का हाथ इसमें है, इसमें कोई शक नहीं है। पॉलिटिकल जो इशू है वो गलत नहीं है, क्योंकि जो पब्लिक है अल्हम्दुलिल्लाह वो भी पढ़ी लिखी है, वो भी सब समझती है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर पढ़े लिखे हैं तो और समाज में लोग सारे अनपढ़ नहीं है, उनके पास अक्ल सलीम नहीं है, ऐसा नहीं है। अब वो क्या समझते हैं कि जो कानूनी दावपेच होता है प्लस और माइनस दोनों में चलता है, यानी जो मुजरिम है और जो मुजरिम नहीं है दोनों उसका इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जीत आखिर में हक की ही होती है। जो गलत है उनको हर चीज मतलब चार्जशीट दाखिल कर दिए, लेकिन वो बड़ी बात नहीं है दाखिल कर देना, कुछ भी आप लिख दो, लेकिन उसको प्रूफ
प्रूव करना पड़ेगा। अरे आपा मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर खाली चार्जशीट दाखिल करने से ही हर व्यक्ति मुजरिम हो जाता फिर कोर्ट का क्या काम था? कोर्ट का क्या काम था? हम ही बात चार्जशीट तो हर बंदे का दाखिल होता है। हाँ, मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि जो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं वो सिर्फ जज्बाती तौर पर हिंदू मुस्लिम में भड़काऊ भाषण देकर ऐसी गंदी राजनीति करते हैं। मुसलमान देखकर हमको वोट नहीं करना है, बीजेपी हो, आरएसएस हो, कांग्रेस हो, आप काम देखिए। हमको क्या चाहिए? एजुकेशन में फैसिलिटी चाहिए, हमको हमारे जो समाज में है उसमें डेवलपमेंट चाहिए। हिंदू मुस्लिम करने वाले नेता को जो पब्लिक वहाँ बैठी रहती है ना, वो ही स्टेज से खींचकर नीचे उतार देना चाहिए। और देखिए अभी जो ओवैसी साहब ने कहा था कि भाई अब तक तो वो कुछ बोले ही नहीं थे, वो सिर्फ कुछ अपने बंदों को काम पर लगा दिए थे। जो रिस्पेक्टेड डॉक्टर नौरा से तो बहुत गंदे गंदे अल्फाज से गालियां दे रहे थे, तो ओवैसी साहब कहाँ थे? ओवैसी साहब मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, क्या ये मुसलमान हमदर्दी दिखाने के लायक नहीं है? इनके साथ हमदर्दी क्यों नहीं दिखाते असदुद्दीन ओवैसी साहब? इतने अगर मुसलमानों के हमदर्द हैं तो। लेकिन नहीं, इन्होंने तो खुद इनके सर के दर्द को बढ़ाया है। ये हमदर्द कैसे हो सकते हैं? इनको अपने इलाके की एक मुसलमान कौम की बेटी की हमदर्दी नहीं दिखाई दी। उल्टा इन्होंने क्या किया कि उसको साजिश करके अपनी जाति दुश्मनी के बिना पर उसको जेल में डलवा दिया। लाखों से ज्यादा इन्वेस्टरों को परेशान किया, उनके सर के दर्द को बढ़ाया। तो ये मुसलमानों के हमदर्द नहीं हो सकते हैं मेरे जिस दोस्तों और भाइयों। और कहा जाता है, लोग कहते हैं, जब इनके खिलाफ अगर बोला जाता है तो कहते हैं कि आज के दौर में अगर मुसलमानों का कोई हमदर्द है तो असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जो मुसलमानों के तरफ से पार्लियामेंट में आवाज उठाते हैं। यह कहा जाता है, यह कह करके उनके तमाम ऐबों पर पर्दा डाल दिया जाता है। मेरे जिस दोस्तों और भाइयों और मेरी इस्लामी खवातीनों हजरात, अगर यही मेयार आपके यहां है हमदर्द होने की, तो वो भी हमदर्द हैं मुसलमानों के, वो भी हमदर्द हैं जो गैर मुस्लिम न जाने कितने हैं जो मुसलमानों के हक में, मुसलमानों की दिफा में आवाज उठाते हैं। वो भी हमदर्द हैं अगर ये मेयार बनाया जाए तो ये एक बहुत बड़े एक्टर हैं। जैसा कि उस शख्स ने कहा कि असदुद्दीन ओवैसी बहुत बड़ा एक्टर है। ये इतना सब कुछ अगर नहीं कहेगा, इतना सब कुछ नहीं दिखाएगा, तो लोग कैसे समझेंगे कि असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों का हमदर्द है? तो ये जाहिरन कुछ और है और बातिनन कुछ और है। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला इनको हिदायत अता फरमाए और तमाम मुसलमानों के साथ रहम करने की तौफीक अता फरमाए मेरे जिस दोस्तों और भाइयों। आमीन या रब्बल आलमीन। क्योंकि जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला उस पर भी रहम नहीं करता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन ला यरहमी नास ला यरहमुल्लाह। जो लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला भी उस पर रहम नहीं करता। देखिए सही बुखारी में हदीस नंबर 7376 पर, इसी तरह से सही बुखारी के अंदर हदीस नंबर 6013 पर, इसी तरह से सही मुस्लिम में हदीस नंबर 2319 वगैरह पर। इस हदीस से पता चला कि जो शख्स लोगों पर रहम नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला भी उस पर रहम नहीं करता। जरूरी है कि हर इंसान पर रहम करे, लेकिन उस इंसान पर रहम न करे जो लोगों पर जुल्म करता है, जो लोगों पर ज्यादती करता है, जो लोगों को सताता है। बल्कि उसकी जुल्म से रोकना चाहिए हर मुसलमान को, हर इंसान को उसकी जुल्म ज्यादती से रोकना चाहिए मेरे जिस दोस्तों और भाइयों। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला तमाम मुसलमानों की आंखों को
खोलने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हर मुसलमान औरत मर्द को सही इंसान को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।